नमस्कार साथियों, वन लाइनर वीडियो की सीरीज में ये तीसरी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां हैं कंठ यानी कंठ से बोली जाती हैं। हिंदी व्यंजनों में उच्चारण स्थान के आधार पर च व की सभी ध्वनियां तालव्य हैं। सभी ध्वनियां क्या है? च वर्ग की और व की तालव्य। च और व की सभी ध्वनियां तालव्य हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में ट वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में त वर्ग की सभी ध्वनियां दंत्य हैं। ठीक है, जो बोलते वक्त दांतों से हमारी जिह्वा टकराती है। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में पै वर्ग की सभी ध्वनियां ओष्ठ कहलाती हैं। हिंदी में उत्क्षेप ध्वनियां हैं दो, ड और ढ। ड और ढ। हिंदी में द्विगुण व्यंजन है ड और ढ, जिनके नीचे बिंदु आता है, नुक्ता आता है। हिंदी में अनुनासिक वर्गों की संख्या 5 है। अनुनासिक, ठीक है, कौन कौन से हैं? अंग, ञ, ण, न और म। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में निश्वास में कोई अवरोध नहीं होता वो क्या कहलाती हैं? यानी जिनको बोलते वक्त कोई अवरोध नहीं होता, वो बिना किसी रुकावट के बोली जाती हैं आराम से, वो क्या कहलाती हैं? तो वो ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। हिंदी में संयुक्त स्वर कितने हैं? तो ये 4 हैं। कौन कौन सी हैं? अक्षत्र, ज्ञ, श्र। अक्षत्र, ज्ञ, श्र। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। हिंदी में ऊष्म व्यंजन यानी जिनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। श, स, ह। हिंदी व्यंजनों में अर्ध स्वर है य और व। हिंदी व्यंजनों में अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? य और व। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं न कहीं अवरोध होता है वो कहलाती हैं व्यंजन। यानी जिनको बोलने के लिए हमें इन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए कहा है वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न होता है, तो वो कौन सी ध्वनियां हैं? व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? तो ये ध्वनि कहलाती है। सार्थक ध्वनियों के समूह को कहते हैं शब्द। जब शब्द विभक्तियों के योग से वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे क्या कहते हैं? पद या रूप। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं सस्यूर। रूपवादी किस संप्रदाय के भाषा शास्त्रियों को कहते हैं? कोपनहेगन संप्रदाय। कोपनहेगन संप्रदाय। भाषा विज्ञान की बाइबल कही जाने वाली पुस्तक लैंग्वेज के लेखक हैं ब्लूमफील्ड। कौन है लैंग्वेज के लेखक? लैंग्वेज नाम की पुस्तक के लेखक ब्लूमफील्ड। नेक्स्ट है भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त न्यूनतम इकाई है पद। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त न्यूनतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पद। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है वाक्य। पूर्ण सार्थक यानी अर्थ जिसका कोई ना कोई अर्थ हमें समझ आए तो वो क्या है? वाक्य। भाषा के अंग है ध्वनि, शब्द, रूप, पद, वाक्य और अर्थ। भाषा के अंग कौन कौन से हैं? ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। भाषा के आधारभूत तत्व हैं ध्वनि और अर्थ। भाषा के दो आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? ध्वनि और उसका अर्थ। नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? अशोक के शिलालेखों की लिपि में। अशोक के शिलालेखों की लिपि में। नेक्स्ट है नागरी लिपि का उद्भव कब हुआ था? 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच। नागरी लिपि का उद्भव कब हुआ था? 8वीं व 9वीं शताब्दी के बीच। आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ? 10वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के बीच। लिपि के सर्वप्रथम लिपि का उल्लेख कहाँ मिलता है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। अब अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप किस साहित्य में मिलता है? तो ये मिलता है जैन साहित्य में। हिंदी साहित्य को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया था? तो हिंदवी या हिंदुई। सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी, जिसके संयोजक कौन थे? काका कालेकर। कौन थे इसके संयोजक? काका कालेकर। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट। तो साथियों, इस तरह हमारी तीसरी वीडियो भी पूर्ण हुई। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।